हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे, जो बच्चे ऑनलाइन हैं फटाफट से एक बार मैसेज करें ताकि पता चले कि वो बच्चे ऑनलाइन हैं। हाँ जी, तब तक मैं शुरू करता हूँ क्लास। बेटे, लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू किया था। क्या सर? एक बार मैं स्क्रीन पे दोबारा से दिखा दूं। हमारे सिलेबस में हम लोग अब करने जा रहे हैं, कौन से पार्ट कर रहे हैं हम लोग? ये वाला, ये थ्योरी वाला पार्ट, जिसके लिए मैंने पीडीएफ आपको लास्ट क्लास में भेज दी थी। गुड आफ्टरनून जी। ठीक है, तो उसी पीडीएफ से हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें थ्योरी में मैंने आपसे कहा था कि 2 या 2.5 क्लास या 3 क्लास समथिंग होंगी। एक क्लास हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा, ये दूसरी स्लाइड आपके पास में होगी। एक स्लाइड मैंने आपको दे दी थी, दूसरी स्लाइड आपके पास में होगी पीडीएफ। तो आज हम लोग दूसरी पीडीएफ से करेंगे। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। बेटा, एक है कैपिटल और दूसरा है रिवेन्यू। हम लोग जो सुनते रहते हैं बार बार, कैपिटल रिवेन्यू कैपिटल रिवेन्यू, जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था सब कुछ वही है बेटा। मतलब कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, सब कुछ वही है। हमें रिवाइज करना है बस तरीके से। किसको बोलते हैं कैपिटल नेचर और किसको बोलते हैं बेटा रिवेन्यू नेचर, और ये कब कब किस किस जगह पे यूज होता है। कई बार हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट है जी, कभी बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट है जी, है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी बोलते हैं डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है हमें कुछ बातों का क्लियर होना। कैपिटल रिवेन्यू तो बाद में देखेंगे। पहली बात, प्रॉफिट या इनकम। दूसरी बात, रिसीट्स या फिर सेल। तीसरी बात, खर्चा, है ना भाई। ये इन चीजों में पहले हमें पता होना चाहिए किसको कह रहे हैं, है ना। रिसीट मतलब जितने भी पैसे आए। क्या कहा? जब हमारे पास में कोई भी पेमेंट आया, पेमेंट, जब पेमेंट हमारे पास में आया, ध्यान से, मैंने क्या कहा आपसे? जब पेमेंट आता है, जो हमारे पास टोटल आया है, जो हमें टोटल रिसीव हुआ है, चाहे वो गुड्स की सेल से रिसीव हुआ, चाहे वो फिक्स एसेट्स की सेल से रिसीव हुआ, भाई सीधी सी बात है, वो हमारे लिए क्या है? रिसीट्स है। अगर रिसीट्स है, ठीक है ना, अगर हम रिसीट में से क्या गया, क्या खर्चा है हमारा, वो खर्चा घटा दें, तो हमारे क्या आया था बेटा? प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो ये क्या है? ये इन दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटे कैपिटल रिसीट्स किसको कहते हैं, तो आप पता क्या कहोगे? सर, कैपिटल रिसीट्स में से कैपिटल एक्सपेंस घटा दो तो आपका कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने क्या कहा? कैपिटल प्रॉफिट किसको कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स में से कैपिटल एक्सपेंस घटा दो तो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल इनकम आ जाएगी या लॉस आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे रिवेन्यू प्रॉफिट किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर इसमें क्या है? रिवेन्यू वाले रिसीट में से रिवेन्यू वाले एक्सपेंस घटा दो तो डिफरेंस रिवेन्यू प्रॉफिट या रिवेन्यू इनकम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, रिसीट्स मतलब आना और एक्सपेंस मतलब जाना। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट या फिर इनकम की बात हम लोग कर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं। यहीं पर बीच में एक और चीज आती है जिसको हम नाम देते हैं डेफर रिवेन्यू। क्या? डेफर रिवेन्यू। मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, जब भी कोई रिवेन्यू वाला खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंस, डेफर रिवेन्यू एक्सपेंस, जब भी कोई रिवेन्यू एक्सपेंस है, मतलब मैं कह सकता हूं जब हम रिवेन्यू एक्सपेंस को डेफर कर दें, डेफर कर दें मतलब अगले साल के लिए भेज दें, तो हम बोलते हैं ये हो गए हमारे डेफर रिवेन्यू एक्सपेंस। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात भाई, ये हमें इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सीधी सी बात है, जितने भी रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। ये बात तो है। जैसे ही हमें राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, जैसे ही हमें राइट टू रिसीव हो गया, मतलब श्योर हो गए हम लोग कि हाँ भाई पैसे आ जाएंगे, क्या श्योर हो गए, तुरंत हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट,
रेवेन्यू नेचर्स आर अकाउंटेड इन द, देखो बेटा रेवेन्यू नेचर को हम लोग कहां लेके जाते हैं, रेवेन्यू कहां जाएगा, इन प्रॉफिट और लॉस में, उसको भाई हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड्स जो हमारा कैपिटल नेचर होता है, ठीक है, उसको डायरेक्टली नहीं भेजते प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको पहले बैलेंस शीट में ले जाते हैं और फिर वहां से उसको धीरे धीरे ओवर द टाइम डेप्रिसिएशन या बोल के जैसे भी है वो पीएनएल में जाता है। समझिए मेरी बात को। तो हमें पहली बात तो कैपिटल और रिवेन्यू पढ़ना क्यों है, डिफरेंस क्यों जनरेट करना है, पहले बात को समझिए। रेवेन्यू वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है ट्रेडिंग पीएनएल का, और कैपिटल नेचर वाली चीजें बैलेंस शीट का पार्ट होती है। हाँ ये एक अलग चीज है, ओवर द टाइम बैलेंस शीट वाली चीजें भी पीएनएल में चली जाती है। आइए जरा अब बात आती है भाई हम किसको बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स, किसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। तो बेटे इसमें दो चीज को काउंट किया गया है, किस किस को, सिर्फ दो चीज को। नंबर एक भाई या तो बिजनेस के मालिक से आ रहा हो या फिर लोन से आ रहा हो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात भाई फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया और उससे जो पैसे आए हम बोलेंगे ये है हमारी कैपिटल रिसीट्स। फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल रिसीट्स हमारी दो चीजें होंगी, ठीक है ना। इसमें वो वाली अमाउंट है जो या तो बिजनेस के मालिक से आया है पैसा लोन, या फिर लोन से आया है पैसा, या फिर या फिर या फिर या फिर वो फिक्स एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट की सेल से आया है, ठीक है। आइए जरा ध्यान से रखना सुनना बेटा, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिसीट्स दोनों में अंतर होता है। एक बात और, ये हमारे नॉर्मल नेचर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली हमें बिजनेस में रोज रोज फिक्स एसेट थोड़ा ना बेचने को मिलती है, फिक्स एसेट से या इन्वेस्टमेंट से रोज रोज थोड़ा सेल होती है, रोज रोज थोड़ा हम लोन लेते हैं, ठीक है। आइए जरा, तो ऐसी रिसीट्स हमारी कहलाती है कैपिटल रिसीट्स। एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, तो प्लांट एंड मशीनरी बेच दी मतलब प्लांट एंड मशीनरी को बेचने से जो पैसा है वो क्या हमारी कैपिटल रिसीट्स। ध्यान रखना, हो सकता है कोई बच्चा अभी हमारे साथ जुड़ा हो, बेटा हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है, टोटली थ्योरी की, पिछली क्लास भी थ्योरी की थी, ये वाली क्लास और शायद इसके आगे की आधी क्लास शायद हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। ये हमारी टोटली थ्योरी की क्लास है जहां से नंबर आने ही आने एग्जाम में। आइए जरा आगे बढ़ता हूं। तो भाई कैपिटल प्रॉफिट सॉरी कैपिटल रिसीट्स हमने समझ लिया था कि फिक्स एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा जो आया या फिर लोन लेने से पैसा आया या बिजनेस के मालिक ने घर से पैसा लगाया कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। आइए बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। कोई भी ऐसे रिसीट्स जो कैपिटल रिसीट्स नहीं है। अच्छा सर, कोई भी ऐसी रिसीट्स जो कैपिटल रिसीट्स नहीं है। सर कैपिटल रिसीट्स में तो सर दो के नाम थे बस, बताओ किस किस के। सर बिजनेस के मालिक के और लोन वाले, हाँ, और कौन सा था सर, और एक और नाम था जिसका नाम है फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से सेल करने से जो पैसा आया। क्या मतलब, आइए जरा हमने देखी है जी बैलेंस शीट और हमने देखा है ट्रेडिंग पीएनएल। हमने देखा है यहां पर है कैपिटल बिजनेस के मालिक का पैसा, यहां पर है बिजनेस के मालिक का पैसा, या फिर भैया लोन ले रखा है हमने, ठीक है। ये पैसा इकट्ठा करके इकट्ठा आना, नंबर एक बात, ये हमारी पहली बात तो हमने देख लिया, इनको हम बोलेंगे ये हमारी कैपिटल रिसीट्स है, चाहे वो कैपिटल के नाम से है बिजनेस के मालिक के या फिर किसी से हमने लोन ले रखा है उस नाम से है। दूसरी बात है कि अगर हमने इस पैसे से जैसे क्या किया, फिक्स एसेट्स खरीद रखी थी या फिर इन्वेस्टमेंट्स थे, इसमें पैसा लगा रखा था, तो अगर इनसे पैसा वापस आता है तो ऐसे रिसीट्स भी हमारी कैपिटल रिसीट्स कहलाती है। नंबर दूसरी बात, अब बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट्स कहती है कि इनके अलावा, क्या कहा, कहती है रेवेन्यू रिसीट्स कि भाई इनके अलावा जितनी भी रिसीट्स हैं वो हमारी सारी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं बेटे बताओ डेटर से पैसा आया, तो आप क्या बोलोगे, ये कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है, बोलो बोलो बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे, क्या, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे
बिल्स रिसीवेबल से पैसा रिकवर हुआ, तो ये हमारे लिए कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है? ऑफ कोर्स रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस नहीं था वो जो हमने अभी अभी पढ़ा था, कैपिटल से पैसा आना, लोन से आना, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के सेल होने से पैसा आना। आइए जरा इसी बात को तो यहाँ पे बताया गया है कि एनी रिसीट्स which is not a capital receipts is revenue receipts। और ये इसका दूसरा ये भी मतलब है कि भाई ये वो चीजें हैं जो रिसीव होती हैं नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस में जो रिसीव होती है। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, और इसको एग्जांपल को मैं तो कहता हूं आप खुद क्रिएट करो, एग्जांपल को अपने आप समझ सकते हो। यानी कि इसका मतलब इसके अलावा जो भी हमारी रिसीट्स आएगी, पैसे का आना, ध्यान रखना पैसे का आना। तो भाई बीआर से आया, हमने नकद में माल बेचा, हाँ जी, सेल हुई, हाँ जी, उससे भी पैसा आया, तो वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है। हमें ट्रेडिंग पीएनएल में हम इसकी बात करें, हमें किसी से इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना, हमारा कहीं पे पैसा गया हो तो उससे हमें इंटरेस्ट मिला, हमारा मेन काम ये नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से रखना, दीज आर आल्सो क्या कहलाएंगे बेटा, हमारी ये भी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। सर क्या ये हमने किसी को सर लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा आया वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है? जैसे सर मान लिया हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, भाई हमने कहीं पे डिबेंचर खरीद रखे हैं, हमें भाई डिविडेंड मिला ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बताओ बेटे ये तो कहां पे मिलेगा, शेयर्स में, और ये कहां पे मिलेगा, डिबेंचर्स में। भाई हमारे इन्वेस्टमेंट कहीं गए हुए होंगे, हमने पैसा कहीं भेज रखा है, क्या वहां से पैसा आ रहा है? वहां से रिटर्न आ रही है, रिटर्न। तो रिटर्न जो आ रही है those are not sales amount of investment or fixed assets। इसका मतलब जो रिटर्न आ रही है those are revenue in nature। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रिसीट्स नहीं है। आइए जरा अगली बात करते हैं। तो भाई रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस या फिर अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, जैसे इंटरेस्ट मिलना, डिस्काउंट का मिलना, डिविडेंड का मिलना, 2000 वाट 2000 रेवेन्यू रिसीट्स। आइए जरा अब मैं बात करता हूं, भाई एक बात का ध्यान रखना, क्या रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों डिफर होते हैं? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स में से जब रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस होगा तो जाके रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा जी। जैसे भाई 20,000 रुपए की कॉस्ट का माल था जिसको 25,000 में बेच दिया, तो 25,000 क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स होता है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। आइए जरा अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंस की। भाई कैपिटल एक्सपेंस की बात करें तो बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है। एक बार जरा इसको पढ़ो पहले आप लोग, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको। एक बार मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं, एक बार जरा पहले आप प्लेन रीडिंग लो, फिर मैं इसको कराता हूं। थ्योरी में ऐसे ही मजा आएगा जब आप साथ साथ में पहले पढ़ के बैठोगे। पढ़ लिया होगा? आइए अब मेरे साथ पढ़िए। कह रहे कि कोई भी ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू जनरेशन की प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ाए। आइए मैं बात करता हूं, मैंने एक गाड़ी खरीदी और मेरा काम है कोचिंग पढ़ाना। आपको पता है मैं क्लासेस देता हूं सीए वाली, मेरा काम प्रैक्टिस का भी है। अगर मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा तो मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मेरे लिए जो गाड़ी है, मेरे लिए गाड़ी खरीदना क्या है, उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो मेरे लिए गाड़ी खरीदना एक क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। आप बच्चे लोग, आप बताओ, आप अगर गाड़ी खरीदोगे तो आपके लिए क्या वो कैपिटल एक्सपेंस होगा? बताओ, सोच के बताना, क्या आपके लिए वो कैपिटल एक्सपेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। अभी थोड़ा ना आपने अर्निंग करनी शुरू कर दी। आपकी जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली चीज होगी कोई भी, उसमें अगर आप खर्च करते हो तो ध्यान रखना वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है। जैसे फिक्स एसेट्स का खरीदना, फिक्स एसेट्स खरीदने से क्या होगा जी, अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी जी, प्रोडक्शन बढ़ेगा जी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा खर्चा, कई लोग क्या करते हैं, घर पे ना सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। मेरे पास में एक राजस्थान का स्टूडेंट था, उसको पिछले साल मैंने अपने घर पे ऊपर वाले रूम में
बिठा के पढ़ाया क्योंकि बड़ा परेशान था। उसने मेरे को बताया था कि सर मेरे पापा सोलर सिस्टम लगाने का काम करते हैं, आप चाहो तो मैं आपके घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकता हूँ। मैंने कहा उससे क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था इस चीज में, सोलर सिस्टम में। तो उसने कहा कि सर फिर पता क्या होता है, बिजली वाले ना उल्टा आपको पैसे देंगे, आपके सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट होगी, आपका तो खर्चा बचेगा बचेगा, उल्टा उल्टा क्या होगा, वो आपके यहाँ पे जितनी भी बिजली आप उसके यहाँ पे सप्लाई करोगे, उल्टा बिजली घर में बिजली सप्लाई होती है, आपको तो उल्टा रिकवरी होगी। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने दिमाग लगाया, चलो मान लिया मैं 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दूं और घर पे सोलर सिस्टम लगा दूं, उससे मेरा फायदा क्या है, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा। तो मैंने देखा प्रॉफिट, हमारी सेल थोड़ा ना बढ़ जाएगी। बताओ बेटे मैं ट्यूशन ज्यादा पढ़ाने लगूंगा, नहीं, लेकिन एक बात होगी, उन क्लासेस को देने में मैं जो भी बिजली का खर्चा करता हूं वो मेरा एक्सपेंस घट जाएगा। तो बेटे ध्यान रखना, इनकम बढ़ना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना सिर्फ सेल बढ़ने से नहीं होता, खर्चे का परमानेंट तौर पर घटना भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी खर्चा जिसको आप करते हैं अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में, तो वो आपका फिक्स, वो आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस होगा। इस बात को समझिएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब दोनों तरह से होता है, या तो सेल बढ़ जाए या फिर हमारा खर्चा परमानेंट तौर पर घट जाए, उसको हम बोलते हैं अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ाना। आइए जरा, चलिए जी, यहां तक बात ओके है, मैं आगे चलता हूं जी। अगली बात है, सच एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं बेटे वो लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस के लिए किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस के लिए, ये नहीं कि भाई चलो भाई 1 आध साल के लिए, है ना, जैसे फिक्स एसेट्स खरीदना वगैरह वगैरह। आइए जरा, तो मैं ये कह सकता हूं ध्यान से, एक बात जो सीए फाइनल में, खैर अभी तो हमारी सीए की बात नहीं करेंगे हम लोग, सीएमए की क्लास में, सीएमए फाइनल में है, सीएमए फाइनल में इंड एएस है और सीएमए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस है। ये क्या होते हैं सर, मैं आपको बताता हूं। बड़ी कंपनीज के रूल्स अलग हैं, अकाउंट्स में कुछ थोड़े से रूल्स जो उलझने होती हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे रोड पे चलने के लिए क्या होते हैं, रोड के स्टैंडर्ड, भाई हम लेफ्ट साइड चलेंगे कि राइट साइड चलेंगे, इंडिया में लेफ्ट साइड चलेंगे जी, फॉरेन में राइट साइड चलेंगे, तो वो क्या बन गए, रोड के रूल यानी रोड के स्टैंडर्ड। ऐसे ही बेटे हमारे अकाउंट्स में जब भी आमने सामने लोग टकराने वाले होते हैं, कुछ कंफ्यूजन आने वाले होते हैं, तो हमारे अकाउंट्स में भी एक रूल डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई लेफ्ट साइड चलेंगे। मतलब अकाउंट्स में जो भी रूल बनाए जाते हैं उलझनों को सुलझाने के लिए, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आगे बात करते हैं, उस पर भी आता हूं मैं, आपका डाउट लेता हूं। ये हुई ना बात, ऐसे लगेगा, अच्छा वेरी गुड, अभी लेता हूं स्मृति डाउट। तो ये जो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड हैं, ये बेटे बड़ी कंपनीज के अलग हैं और छोटी कंपनीज के अलग हैं। बड़ी कंपनीज के जो रूल्स हैं उनको बोला जाता है इंड एएस। क्या बोला जाता है, इंड एएस। और जो छोटी कंपनीज के रूल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बड़ी कंपनी के रूल आप पढ़ोगे फाइनल में, छोटी कंपनी के रूल पढ़ोगे आप यहां पर इंटर लेवल पे। ये जो मैंने यहां पे एक लाइन लिख रखी है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ध्यान रखना, ये एक लेटेस्ट डेफिनेशन अपडेशन है, सीए फाइनल में देखा जाएगा इंड एएस में। बेटा एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीएमए फाइनल में भी है। आइए जरा, तो ये जो एएस 10 जो था हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन, इंड एएस में अलग दे रखी है, इंड एएस 16 है वहां पर अलग दे रखी है, और एएस 10 में अलग दे रखी है। ये जो बात है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये इंड एएस बेस्ड डेफिनेशन है, ठीक है। ये पहले से थी हमारे यहाँ पर, लेकिन उसका अच्छे से यूज नहीं था, अब आने थे कहते अरे ये तो पहले लिख रखी थी। हाँ ध्यान रखना, तो कोई भी अगर हम कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, अगर मान लिया हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीद ली, सोच के देखो जरा, मान लिया कार ही खरीद ली हमने और वो कार हमारी एक ही साल में खर्च हो जाएगी मान लिया, तो क्या वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगी, भले मेरी उससे अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ी हो? आंसर इज नो, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस की डेफिनेशन ये कहती है भाई साहब अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़े लेकिन ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बात जाए। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी एक ही अकाउंटिंग ईयर के लिए हम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, अगर ऐसा खर्चा है तो वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं होगा, फिर वो रेवेन्यू रह जाएगा। यानी कि अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े और वो एक से ज्यादा साल तक के लिए बढ़े, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए बढ़े, तब हम बोलेंगे उसको कि वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंस। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे स्मृति ने एक क्वेश्चन दिया, मैं स्मृति अभी लेता हूं तुम्हारा वाला, ये एडवर्टाइजमेंट वाली बात है ना, फिर तुम ही जवाब दोगे इसका, इसको पढ़ो जरा।
हाँ जी, फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बेटा बताओ, मैं अगर आपसे बात करूं, बेटे आप लोग फीस दे रहे हो क्लास की, तो आप किस वजह से फीस दे रहे होंगे? सर हमें पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ना किस लिए है? सर अच्छा हमें आगे क्वालिफाइड बनना है, आगे जीवन में अपने और आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपने दो तीन ऑर्गेनाइजेशन में से, दो तीन कोचिंग क्लासेस में से आपने इसी क्लास को क्यों चुना? सर हमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा था बस, टीचर तो सारे अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना, तभी तो आप यहाँ पे रुक गए होंगे मेरे पास में या फिर हमारी क्लासेस में। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इसी को बोलते हैं क्वालिटी, इसी को बोलते हैं क्वालिटी। हम बिजनेस में मशीन से प्रोडक्शन पैदा कर रहे होंगे गुड्स को, वो गुड्स से हमारा रेवेन्यू कब बढ़ेगा? जब वो ज्यादा बिकेगा। ज्यादा कब बिकेगा? या तो उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी, है ना, या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तभी तो हम पैसा कमाएंगे। इसका मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए अगर हम खर्चा करते हैं, क्या कहा, अगर हम क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं तो वो खर्चा हमारे लिए अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है एक तरह से, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी तो भी रेट बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट तो सेम रहेंगे लेकिन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, या तो सेल ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी बढ़ के, या फिर क्वालिटी हो जाएगी ज्यादा, तो उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होंगी, उसके रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि क्वालिटी में डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा खर्चा जो इस बात के लिए इंक्रीज करने के लिए किया जाता है कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंस। आइए जरा अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। क्या आ रहा हूं मैं स्मृति, तुम्हारी बात पे आऊंगा बेटा अभी। फॉर सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब बेटा चेंज, पुरानी एसेट्स के बदले नई एसेट्स ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बताओ भाई? सर क्योंकि पुरानी एसेट्स ना कम प्रोडक्शन कर रही है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम है, नई से बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ऐसा खर्चा जो बियॉन्ड द ओरिजिनल लेकर जाए तो वहां पर क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर परचेज एंड रिसीट्स एंड इरेक्शन ऑफ ए फिक्स एसेट्स। हमने घर पे इन्वर्टर लगवाया, इन्वर्टर वाले से हमने कहा भैया भैया हेलो भैया, हाँ जी इन्वर्टर भेज दो, हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, हमने इधर से पेमेंट किया, खटाक पेमेंट पहुंच गया, देखो भैया भैया इन्वर्टर भेज दो ना। अब वो इन्वर्टर भेज रहे हैं बेटा, अब वो इन्वर्टर आ गया, वो इन्वर्टर बाहर दरवाजे के बाहर रख के चला गया, कह रहा लगा लो। बताओ बेटे हम लगा लेंगे क्या? हो सकता है आप में से कोई लगा ले, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? मैं फिर से फोन मिलाऊंगा, हेलो भैया भैया हमने एक्वायर तो कर लिया था, एक्विजिशन तो हो गया, चलो हमने, अब एक बात तो बताओ भैया इसे इंस्टॉल भी तो कराओ। उसने कहा अच्छा इंस्टॉल भी करवाना है तो उसके पैसे अलग देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो उसने बेटे फिटिंग में इंस्टॉल कर दिया, और जब वो रेडी हो गया, हाँ भाई चलो अब इन्वर्टर यूज करना शुरू कर सकते हैं, बेटे सारे खर्चे वहां तक के कैपिटलाइज होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी असेट्स बन के कब तैयार हुई? जब वो आ गई थी और साथ में इंस्टॉल हो गई थी। इसको हम बोलते हैं रिसीट्स एंड इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या इंस्टॉलेशन भी कई बार क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा। अगली बात बेटा, फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस। बेटे हम किसी भी बिजनेस को किसी दूसरे के नाम से हम चलाएं तो बेटे हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू हो जाता है, कई सारी चीजों का इशू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम उनको पेमेंट कर देते हैं कि भैया आप पेमेंट ले लो और हम लोग आपके नाम से बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हल्दीराम का रसगुल्ला काफी आपने सुना होगा, बिल्कुल सर सुना है। एक बार मेरे मूड में आया था सीए बनने से पहले, मैंने कहा यार एक काम करते हैं यार, रसगुल्ले की दुकान लगाते हैं, बढ़िया सबसे बढ़िया दुकान तो मतलब आज मैं बताऊं रसगुल्ले की है, शादी हो ब्याह हो रसगुल्ले तो बटने बटने हैं। तो ये तो प्रोडक्ट ऐसा है जो हर कोई अच्छे से एंजॉय करता है और खूब बिकेगा, है बच्चे पास हो, हर साल बच्चे पास होते ही हैं, तो जिस बच्चे को एक बार मुंह लग गया हमारा रसगुल्ला तो वो तो फिर अगले साल फिर से अगली क्लास में पास होने पे खरीदेगा, 10 को और लेके आएगा, मतलब एक चैन बन जाएगी काफी अच्छी खासी, और अच्छे से अपने प्रोडक्ट बिकेगा। अब सोच के देखो जरा, मैंने खोला अजराठी रसगुल्ला, बेटे सच बताऊं एक भी नहीं आया था, वो सारे रसगुल्ले एक एक करके मैंने खुद ही खाए थे, अड़ोस पड़ोस में बांटने पड़े। फिर मेरे दिमाग में पता चला, दिमाग में आया एक आइडिया कि मैंने कहा भाई मेरे को पता चला है मार्केट से कि यार इसमें तो दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। क्या? हमने हल्दीराम से बात की और हमने कहा भाई साहब हम आपका नाम यूज करके रसगुल्ला बेच लें क्या? हमारा रसगुल्ला तो कोई 5 का भी नहीं खरीद रहा, 5 रुपए का भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने उनसे एक राइट ले लिया, बिजनेस अपने नाम में फ्रेंचाइजी ले ली कि भाई हम उनका बिजनेस अपने नाम से कैरी करके कर लें क्या। तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो हमने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, वो खर्चे भी यहीं पे आएंगे। दूसरी बात,
हमने किसी की फ्रेंचाइजी ली, वो सारा का सारा जो है खर्चा हमारा किस बात का होगा, हमने एक असेट्स खरीद ली, समझ लो एक राइट खरीद लिया जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये हमारा बेटे कैपिटलाइज होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं मेयरली बिकॉज अक्सर क्या हुआ आपने जो पढ़ा था कि क्योंकि मोटे मोटे खर्चे आ जाएं तो उसको कैपिटलाइज कर दो और छोटे छोटे आए तो उसको रेवेन्यू मान लो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि वो लार्ज खर्चा है, ये कोई रीजन नहीं है, इज नॉट द बेस। सिर्फ इस बेस पे डिसाइड करना गलत रहता है कि खर्चा मोटा है तो कैपिटलाइज कर दो, छोटा है तो रेवेन्यू में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है कि नहीं। आइए अब रेवेन्यू की बात करते हैं। और एक बच्चे का डाउट आया था कि सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैपिटल नेचर का होता है क्या। आइए जरा अब बताओ बेटे, एडवर्टाइजमेंट किस लिए किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किस लिए किया जाता है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कि सेल के लिए? मुझे जवाब चाहिए सब बच्चों का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस लिए किया जाता है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या सेल करने के लिए? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, और इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आइए रेवेन्यू की डेफिनेशन को देखते हैं तब तक जब तक आपका जवाब आता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। टू जनरेट, देखिए क्या लिखा है, टू जनरेट रेवेन्यू फॉर ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। समझ रहे मेरी बात? और इसका जो बेनिफिट है, देखिए ध्यान से, हम कोई भी खर्चा करते हैं। आइए जरा, एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो सेल के लिए है। बिल्कुल सही, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होगा जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए खर्च होगा। ठीक है ना बेटा? और एडवर्टाइजमेंट तो इंक्रीजिंग नहीं करता, वो तो उल्टा क्या करता है, सेल करवाने में मदद करता है। चलिए, इसलिए वो रेवेन्यू होगा। आइए जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि भैया वो वाला खर्चा रेवेन्यू होगा अगर वो पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए खर्च किया जाता है। इसलिए therefore the benefit arising out of revenue nature expire in the same accounting period। यानी कि अगर कोई भी हम रेवेन्यू नेचर की बात करते हैं तो उससे जो बेनिफिट जनरेट हो रहा है, किसी भी खर्चे को करने से जो भी फायदा मिलेगा वो उसी सेम पीरियड के लिए मिलेगा, एक्सपायर इन द सेम पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में नहीं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, कोई भी खर्चा करेंगे उससे जो बेनिफिट होगा रेवेन्यू जनरेशन का, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी जाएगा। आइए जरा, और ये हमारे लिए नॉर्मल रनिंग ऑफ बिजनेस की बात है। यहां पे हम क्या करते हैं, टू मेंटेन द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर सेल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बिजनेस, ये सब क्या है, हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं। आइए जरा, रेवेन्यू लॉस। अब पहले तो इस बात पे आओ कि भाई लॉस और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। मैं वेट कर रहा हूं कौन बच्चा सबसे पहले मुझे बताएगा, मैं रुक गया। कौन बच्चा है जो मुझे बताएगा एक्सपेंसेस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है? मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का, क्या डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस में? अभिषेक, स्मृति, बेटे बाकी बच्चे जो भी ऑनलाइन है, मैं वेट कर रहा हूं बेटे, मुझे जल्दी से बताओ। नहीं आया जवाब? आइए मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। एक्सपेंसेस किए जाते हैं और लॉसेस हो जाते हैं। बताओ, आग लगाई जाती है कि लग जाती है? लग जाती है। आग लगाई जाती है कि लग जाती है? लग जाती है। खर्चे, मैं यही पूछ रहा हूं, खर्चे किए जाते हैं, रेंट दिया जाता है कि रेंट अपने आप चला जाता है? दिया जाता है। बेटे इंटेंशन का फर्क है, इंटेंशनली काम किया जाता है तो बन जाता है खर्चा, और जो विदाउट इंटेंशन काम किया जाता है तो वो होता है हमारा लॉस। पैसे का जाना बिना इंटेंशन के कहलाता है लॉस।
इंटेंशनली जाता है तो वो एक्सपेंस है, वो एक अलग बात है, आगे जाके देखते हैं कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, पर इंटेंशन तो है ना, इंटेंशन है तभी हमारा वो एक्सपेंस है। वहां पर एक्सपेंसिव बताओ बेटे क्यों करते हैं, टू अचीव सम बेनिफिट्स, टू अचीव सम बेनिफिट्स, ठीक है। losses is equal to expenses more than the income, expense and price incurred for goods available। ये सब बातें ना सिर्फ किताबें बातें हैं और ये आगे जाके बेकार हो जाती हैं। आइए ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग को फील करके करेंगे तो आपकी सारी डेफिनेशन भी क्लियर होगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना आती हो। सुनिए ध्यान से, एक्सपेंसेस किए जाते हैं, इंटेंशन होती है टू अचीव बेनिफिट्स। कोई भी हम खर्चा करते हैं, बताओ आपने खर्चा किस लिए किया, क्लास की फीस किस लिए थी, पहले बताओ क्लास की फीस आपका खर्चा है कि लॉस है? सर वो नहीं करना, खर्चा है, लॉस छोड़ना है, खर्चा है ना, हाँ खर्चा है। तो किस लिए किया, टू अचीव समथिंग सर, ताकि हमें वो नॉलेज मिल सके और हम आगे बढ़े, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि फीस अपने आप चली गई थी, इंटेंशन थी ना, अपने आप दी थी ना, यस, तो वो खर्चा है। चलिए सर कभी कभी ना ऐसा हुआ सर मेरा ना पैसे खो गए, तो इंटेंशन थोड़ा ना थी कि नहीं नहीं मम्मी मैं ना आज पैसे खो के आऊंगा घर पे, हाँ ठीक है ध्यान रखना मुझे मारना मत, तो ऐसा कभी होगा नहीं ना। तो बेटा लॉसेस के केस में क्या होती है, इंटेंशन नहीं होती, ठीक है। आइए जरा, अब आइए जरा, तो सच अराइजेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, भाई किसको बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर का लॉस कहते हैं, ये वो लॉसेज हैं जो बिजनेस के नॉर्मल नेचर में होने होने हैं, और ये सिनोनियम है एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंस का। बस इतना ध्यान रखना कि दोनों में फर्क है, लॉस अलग है, एक्सपेंस अलग है। यहां पर टू अचीव बेनिफिट क्या है, जबकि लॉस के केस में कोई भी बेनिफिट अचीविंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आइए जरा, अब हम किसी भी चीज को जो डिटरमाइन करते हैं कि चाहे वो एक्सपेंस है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो रिसीट्स है, उसके अंदर से जब हम कैपिटल और रेवेन्यू की बात करना चाहते हैं तो उस चीज को डिटरमाइन करने में कौन कौन से फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बेस पे हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। तो ये 5 चीजें हम लोग देख रहे होते हैं, 5 चीजें। सबसे पहली बात नेचर ऑफ बिजनेस। बेटे नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि वो जो है वो उसका नेचर कैसा है, कोई भी पेमेंट हम कर रहे हैं, जैसे मान लिया कोई भी चीज है ना। दूसरी बात चलो बताऊंगा अभी इसका एग्जांपल भी, एक साथ पहले सारी चीज पढ़ लें फिर हम एग्जांपल में बात करेंगे। रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब बार बार होता है क्या बिजनेस के अंदर, एक तो ये, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर वो तो सर बार बार होता है सर इसलिए वो रेवेन्यू है। चलिए बिल्कुल मैं मान गया, लेकिन बार बार होने में अगर मान लो नेचर हमारा अजीब हो गया, बिजनेस से हटके हो गया, तो देखना पड़ेगा। आइए जरा, पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस इसी ईयर में बेनिफिट लेना है कि एक से ज्यादा ईयर में बेनिफिट लेना है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, रेवेन्यू की कैपेसिटी पे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रही है तो रेवेन्यू, बढ़ रही है तो कैपिटल। मेटलिटी, भाई बड़ी अमाउंट है क्या, कि अगर मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंड जो है वो कैपिटल एक्सपेंस तो है लेकिन छोटी अमाउंट का है, तो हम उसको अकाउंटिंग में फिर भी हम इसको पीएनएल में लेके जाते हैं, मतलब मेटलिटी भी वहां पर देखी जाती है। आइए जरा मैं बात करता हूं इसके बारे में। एक और होता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस में बात करें, भाई एक भी रेवेन्यू एक्सपेंस अगर एक से ज्यादा ईयर तक बेनिफिट दे रहा है तो वो हमारा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस है। और इसमें सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है कौन सा, ये एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट करा रखा है और उस खर्चे का बेनिफिट एक से ज्यादा ईयर तक हो रहा है तो भाई वो आपका रेवेन्यू नहीं, डेफर रेवेन्यू है। अगर सेम ईयर में हो रहा है तो रेवेन्यू है, एक से ज्यादा ईयर में है तो डेफर रेवेन्यू। आइए कुछ बातें करते हैं। पहला केस कि मैंने खर्चा किया और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, और वो अर्निंग कैपेसिटी एक साल से ज्यादा के लिए बढ़ गई, तो क्या कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंस। दूसरा केस कि मैंने, ध्यान से सुना बेटे, मिस मत कर जाना, मैं लगातार बोलूंगा। दूसरा केस, हमने कैपिटल एक्सपेंस किया और वो सेम पीरियड में ही बेनिफिट देगा, एक से ज्यादा पीरियड में बेनिफिट नहीं देगा, तो वो कौन सा नेचर ऑफ एक्सपेंस होगा, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा? आंसर इज कैपिटल होगा। बेटे साथ साथ रिप्लाई करते रहना ओरली अपने आप को, भले आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। रेवेन्यू एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है,
मतलब जिसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल तक नहीं है, या जिससे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, चाहे वो 1 साल से ज्यादा क्यों ना हो। अगर अगर वो ऐसा एक्सपेंस है जिससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है और वो 1 साल से ज्यादा तक का होगा, तो वो बन जाता है हमारा रेवेन्यू प्लस डेफर रेवेन्यू। आइए जरा, एक छोटी सी लाइन है, पढ़िए जरा इसको। ए थिन लाइन डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द डेफर रेवेन्यू थिन लाइन डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अब बेटा प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि बच्चा कहेगा सर ये बताओ, हमने अपने मकान मालिक को 15 महीने का रेंट दिया, क्या हमने अपने मकान मालिक को 15 महीने का रेंट दिया? आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर 12 महीने का तो रेवेन्यू हमारा है। हाँ, ये बताओ। अच्छा चलो एक और चीज बताओ सर, इस रेंट का ये बताओ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मैंने कहा तुम बताओ। कि सर देखो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। मैंने कहा कैसे? सर मैंने रेंट लिया और मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। मैंने कहा रेंट लेने से कभी कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है क्या? प्रोडक्शन करता है क्या मशीनें उससे रेंट के बेसिस पर? नहीं, वो तो सिर्फ स्पेस मिलता है। आइए, इसका मतलब रेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। अब अगली बात पे आता हूँ, रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये बात कंफर्म है? हाँ जी, क्योंकि वो उसका बेनिफिट सेम पीरियड में मिलना है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे तो हमने 15 महीने का रेंट दे दिया। सर तो हम इसको डेफर रेवेन्यू बोल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। थिन लाइन है डेफर रेवेन्यू और प्रीपेड एक्सपेंस के बीच में। ऐसा लगता है कि रेवेन्यू और अगले साल के लिए जा रहा है सर रेंट, तो डेफर रेवेन्यू का। बेटे डेफर रेवेन्यू और प्रीपेड में एक चीज का फर्क है, डेफर रेवेन्यू में पता नहीं होता कि अगले साल कितना बेनिफिट होगा। जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट हमने कर दिया, सेल होगी अगले साल तक, 3-4 साल तक एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं है, तो 3-4 साल तक हमारा खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट का। 3-4 साल तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, सिर्फ धड़ल्ले से सेल होगी। पर सेल का एग्जैक्ट अमाउंट पता है क्या? अगले साल इतनी सेल हो जाएगी, उससे अगले साल इतनी? नहीं पता जी, नहीं पता, नहीं पता जी, नहीं पता। एडवर्टाइजमेंट डेफर रेवेन्यू हो गया क्योंकि 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं बन पाया हमारा प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड में पता होता है कि अगले साल का कितने रेंट मुझे नहीं देना है, वो मेरा खर्चा एडवांस जा रहा है, मुझे रेंट के एग्जैक्ट अमाउंट पता है। प्रीपेड एक्सपेंस उसी के लिए वर्ड यूज होता है जिसका मुझे पता है एग्जैक्टली कितने रुपए अगले साल का पेमेंट जा रहा है, तो वहां पर बेनिफिट पता होता है कि कितना बेनिफिट होगा। और डेफर रेवेन्यू में ये नहीं पता होता कि भाई अगले साल कितने का बेनिफिट उससे जनरेट होगा। आइए अगली बात करते हैं इसी के अंदर। तो ये क्या कहते हैं, बेनिफिट अवेलेबल फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन बी प्रिसाइजली एस्टिमेटेड बट देयर इज नॉट सच केस इन द केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जांपल जैसे बेटे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया अपना, ठीक है ना। एक्सपेंसेस फॉर सर्विस आर ट्रीटेड एज असेट्स ड्यू टू एनी रीजन। जैसे बेटे आप में से कई सारे लोग क्या करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं, एएमसी पे करते हैं ना हम लोग कई बार। हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, मैं बता देता हूँ। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की सर्विस तो गाड़ी के साथ में फ्री आती है कि भाई 5 सर्विस फ्री हैं, उसके बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही घर पे अगर मान लिया हम फ्रिज लेके आए या वॉशिंग मशीन लेके आए या एलईडी लेके आए या बड़ी कोई एक ऐसी असेस लेके आए जिसमें हमें लगता है कि भाई ये रिपेयर मांग सकती है, तो हम वहां पर ना एक एनुअली मेंटेनेंस चार्ज की एक इंश्योरेंस टाइप से करा लेते हैं कि भैया इतने पैसे और ले लो फालतू, कोई बात नहीं, लेकिन देखो अगर कोई भी इक्विपमेंट में बात हुई तो आप चेंज करोगे और इसकी सर्विस आप करोगे। हमने अगर वो 1 साल के लिए पेमेंट कर दिया, मुझे बताओ क्या उससे मेरी मशीन ज्यादा तेज भागने लगेगी? क्या मेरा फ्रिज ज्यादा ठंडा करने लगेगा? क्या एलईडी में मुझे ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा? नहीं। इसका मतलब उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं। जब अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो वो मेरा रेवेन्यू है। अगली बात, अगर ये खर्चा मैंने 1 से ज्यादा साल के लिए कर दिया तो क्या ये मेरे लिए डेफर रेवेन्यू होगा कि रेवेन्यू रह जाएगा? ये बन जाएगा मेरा डेफर रेवेन्यू। तो ऐसी सर्विसेज जिनको हम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डेफर रेवेन्यू। लेकिन वही सर्विसेज अगर हमारी असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है तो वो फिर कैपिटलाइज में होता है। आइए जरा क्वेश्चन में यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस फॉर द सर्विसेज व्हिच आर ट्रीटेड एज असेट्स। ये कब होता है बेटे? जब कैपिटलाइज करते हैं, है ना। आइए जरा, जैसे कि डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह, माइन वगैरह में कोई खदान खोली तो फिर उसमें खदान को खोलने में नीचे से जमीन तक खोदते गए जो खर्चा होगा कैपिटलाइज होगा। आइए जरा,
और क्या है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स लाते हैं। अगली बात, ये हमारे लिए क्या है, डेफर रेवेन्यू लॉस होता है। अगर मान लिया कोई हमारा एक्सेप्शनल नेचर का लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया, है ना, तो ये सब हमारे क्या होता है, डेफर रेवेन्यू, उनको हम ओवर द टाइम उसको राइट ऑफ करते हैं। जैसे लॉस ऑन इशू है आपका, आपने डिस्काउंट पे इशू किए डिवेंचर्स, तो उस पर जो लॉस आया डिस्काउंट वाला, उसको आप ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेफर नेचर का होता है। आइए जी, अब डिफरेंस क्या है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में, अगर मैं वन शॉट में बात करूं, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस में मैं याद करने के हिसाब से बात करूं कि भाई जिससे मेरे याद भी हो जाए और सीधा मैं इनका यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालूं, तो वो आपके सामने ये है। कैपिटल एक्सपेंस उसको कहते हैं जो असेट्स को खरीदने के लिए बात करता है, ठीक है ना, फॉर एक्विजिशन या फिर फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग द कैपेसिटी, या फिर और नॉन रिकरिंग होते हैं, रोज रोज थोड़ा असेट्स खरीदते हैं। और बेनिफिट जो है इसका ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स तक जाता है, एक साल के अंदर नहीं। अगर मैं बात करूं उधर क्या, अगर मैं बात करूं उधर, ये डे टू डे ऑपरेशन वाले खर्चे होते हैं, ठीक है ना, ये मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को, ये इंक्रीज नहीं करता, क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे असेट्स की सर्विस होना, है ना, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, आपका मोबाइल है आप उसको रिपेयर कराओगे तो वो मोबाइल से मेंटेन रहेगा, ओरिजिनल से बेहतर नहीं होगा। आइए जरा, ये अक्सर हमें रिपेयर करानी पड़ती है, रिकरिंग नेचर होते हैं। बेनिफिट जो है सेम ईयर में ही एक्सपायर हो जाता है, जिस ईयर में खर्चा किया जाता है, कहलाता है ये रेवेन्यू एक्सपेंस। आइए आगे बात करते हैं। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना, मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार इसकी ना प्रैक्टिस करके आए, तब तो देखो मजा है कराने का, वरना पता चला मैंने कराया और आपके दिमाग में सिर्फ उतनी बात गई जितनी मैंने बताई। एक बार आप इसको ट्राई करना। ये एक्सपेंसेस हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अभी मैं इसके बारे में फिलहाल नहीं बात कर रहा, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया और आपको घर से करने के लिए मैंने होमवर्क दिया इसके लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा। आइए जरा बात करता हूँ आगे। अब बात करता हूँ इनकम की। इनकम या प्रॉफिट किसको कहते हैं, डिफरेंस है जी। कैपिटल इनकम मतलब कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसी को आप इनकम टैक्स एक्ट में बोलते हो कैपिटल गेन्स, वही बेटे सही मायने में कैपिटल प्रॉफिट है। सर वहां पे तो हम देखते हैं फिक्स की कॉस्ट से ऊपर जो मिला वही हमारा कैपिटल नेचर का है, वही तो यहाँ पे कह रहे हैं, अकाउंट से ही तो वो बातें चली है क्या। देखो जी, ये रोज रोज तो होगी नहीं, नोट इन नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस, नोट इन रेगुलर कोर्स, ठीक है जी। कहते हैं क्या, ध्यान से एक एग्जांपल करते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट कितने की है, 10,000, और उसको सेल कितने में किया, 15,000 में। मुझे बताओ, कॉस्ट 10,000 है, 15,000 सेल्स प्राइस है, कॉस्ट से ऊपर कितने रुपए मिले। सर कॉस्ट से ऊपर जो मिले हैं वो है सर 5,000। बेटा तो मैं इसी को बोल रहा हूँ, यही है आपका कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल नेचर की इनकम जो कॉस्ट से ऊपर है। सर एक बात बताओ, अगर हम इसी असेट्स को हम 9,000 में सेल कर रहे होते तब क्या होता बेटा, फिर लॉस होता। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। पहले मैं इस बात को पूरा करूं। आइए जरा, कहते हैं ओनली द प्रॉफिट रिलाइज ओवर एंड अबोव कॉस्ट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमारा ओवर एंड अबोव कॉस्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही, यानी बेटे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 5,000 जो है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि वो 10,000 रुपए की कॉस्ट से ऊपर जनरेट हुआ है। अच्छा ध्यान से, जो प्रॉफिट रियलाइज है अप टू द डेप्रिशिएटेड पार्ट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, देखिए ध्यान से। एक फिक्स एसेट से बेटे उसकी कॉस्ट कितने की है, 10,000 उसकी बुक में वैल्यू कितने की है, 6,000। ये बताओ उसका डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, इसका मतलब उस पर 4,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लग चुका है, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, रह गई सिर्फ 6,000 की, यानी 4,000 का डेप्रिशिएशन लगा हुआ है। चलिए उसको बेच कितने में दिया बेटे, 12,000 में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, तो आपने कहा सर इसमें क्या है, 12,000 आ गया सेल्स प्राइस, माइनस कर दो बुक वैल्यू 6,000, तो बन गया कितना प्रॉफिट है जी, 6,000 बन गया सर, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन सर ये टोटल प्रॉफिट है। मैंने कहा इसमें अप टू डेप्रिसिएशन वाला पार्ट और एक है दूसरा ओवर एंड अबोव 10,000 की कॉस्ट। पहले ओवर एंड अबोव देख लेते हैं।
कोस्ट में कितने रुपए ऊपर है जो रिकवरी हुई? सर कोस्ट है 10,000 और 12,000 की रिकवरी हुई, यानी सर 12 माइनस 10, 2,000 तो हमारा बन गया कैपिटल। तो इस 6,000 में से क्या कहा, इस 6,000 में से एक तो प्रॉफिट ये हो गया, ये है बेटा कैपिटल, और बाकी का कितना है 4,000, बाकी का बन गया रेवेन्यू। इसी रेवेन्यू के लिए उन्होंने बोला है कि अप टू डेप्रिशिएटेड पार्ट। देखो 10,000 से 6,000 तक आने के लिए कितने का डेप्रिशिएशन लगा था, 4,000। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे बोला अप टू डेप्रिशिएटेड का मतलब, देखो सीधी सी बात है, कोस्ट से ऊपर जो मिला वो कैपिटल, कोस्ट तक का जितना मिला बेटे, कोस्ट तक का मतलब कोस्ट एक्चुअली डेप्रिशिएट हो गई थी, तभी तो बुक में 6,000 की रह गई थी खाली। तो कोस्ट तक की जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, क्योंकि बेटे वो तो बिजनेस में डेप्रिशिएशन बन के जाती है, वहीं से वापस आ रही है एक तरह से। हाँ, जो कोस्ट से ऊपर है दैट इज योर कैपिटल। प्लीज मुझे बताएं ये वाली बात ओके है क्या, फिर मैं आगे चलूं। बेटा ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम और प्रॉफिट, इनकम्स और प्रॉफिट वो भी कौन सा बेटा, रेवेन्यू नेचर का। इनकम और प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर। इनकम अराइजेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बेटे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। जो भी इनकम ऐसी है कि जो रेगुलर कोर्स में अराइज होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है बोलो, हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम। सिर्फ स्मृति ने बताया, अभिषेक तुम्हें क्लियर है कि बेटा इससे पहला वाला पॉइंट। आइए बताओ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या आते हैं। सर सेल्स हुआ गुड्स का, उससे इनकम कमाई हमने। बिजनेस है जी, हमने किराए का बिजनेस दे रखा है, प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं, उससे इनकम कमाई। सर डिविडेंड हमने कमाया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, अब अगली बात है बेटे, एग्जाम का बड़ा अच्छा पॉइंट है थ्योरी का, मार्शलिंग। क्या है, मार्शलिंग। ये जो मार्शलिंग टर्म है बेटे, ये एग्जाम के हिसाब से बड़ी समझ लो इंपॉर्टेंट टर्म है। मार्शलिंग किसको बोलते हैं, मार्शलिंग आपने पढ़ा होगा वैसे तो बेटे। बैलेंस शीट में हम लोग फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को और कैपिटल को रखते हैं ना, बैलेंस शीट में लिखते हैं ना। हाँ, कि जहां पर आप बात करते हो सबसे पहले लिक्विड वाली चीजों को ऊपर रखते हो, जैसे जो सबसे जल्दी मूविंग है अगर आप उसको सबसे पहले रखते हो, बताओ सबसे ज्यादा मूविंग कौन है, कैश। कैश। अगर एक बिजनेस में 3-4 एसेट्स हैं बस, हो ये क्या हो गया, हाँ अगर एक बिजनेस में 3-4 एसेट्स हैं, मान लीजिए जैसे कैश है, फर्नीचर है ना, प्लांट मशीनरी है, अगर मैं कैश को सबसे ऊपर लिख रहा हूं, जो सबसे जल्दी चलायमान है, परमानेंट नहीं है ना, सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर मैं उससे कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री लिख लो, इन्वेंट्री, फिर उससे कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट, और सबसे बाद में जाती है कौन, फिक्स एसेट्स। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर मेंटेन करना। लायबिलिटी में भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इधर आपके क्रेडिटर्स, मतलब बैलेंस शीट जो आपने बनाना सीखा ना उसका जस्ट उल्टा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। फिर है बेटा लोन, और सबसे बाद में कौन निकलेगा यहाँ पर, कैपिटल। यानी कि अगर हम एक ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं जहां पर लिक्विड वाली चीजों को सबसे पहले रखा जाता है, लिक्विड वाली मतलब जो सबसे जल्दी खत्म होने वाली चीजें हैं, तो हम ये कहेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस शीट। कुछ ना बोले तो हम कभी भी इसमें नहीं बनाते। आइए जरा, ठीक है। इधर की मैं बात करूं, अगर मैं इधर की बात करूं, यहां पर सबसे पहले परमानेंट चीजों को रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम परमानेंस ऑर्डर है। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिर बेटा इन्वेंट्री जो सबसे बाद में निकलने वाली चीजें हैं, फिर है बेटा कैश। इधर सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, कैपिटल, जो सबसे बाद में जाएगा, परमानेंट है, जो सबसे ज्यादा स्थिर है बिजनेस में। क्रेडिटर्स बेटा जी लोन, गड़बड़ होगी, रुको, कैपिटल के बाद में आ गया लोन, फिर है बेटा क्रेडिटर्स, और फिर है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कहलाता है मार्शलिंग। मार्शलिंग टर्म किसके लिए यूज की जाती है, बैलेंस शीट के मेंटेन के करने के लिए, परफॉर्मा के लिए है ना, ऑर्डर के लिए, ट्राई बैलेंस।
बेटा मैं नहीं चाहता कि क्लास में इंटरेस्ट खत्म हो, तो इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास कर रहा हूँ बेसिक की। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर लें और वो क्वेश्चन होमवर्क कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले वो क्वेश्चन करेंगे आपसे डिस्कस, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस और इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं हम लोग तब नेक्स्ट क्लास में, और देखते रहिए। प्लीज अपना जितना भी थ्योरी का काम है इसको बेटे खत्म करो जल्दी से जल्दी। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इसके, जो मैंने आपको कल स्टडी मेट में बताए थे, है ना, और ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं, प्लीज आप इसको नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे की बात शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी जी, और उसके बाद मे बी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करें, कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहले एक छोटा चैप्टर उठाएंगे, फिर पार्टनरशिप उठाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।